गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? थोड़ा सा लेट हो गए भाई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इसमें जी गुड मॉर्निंग कीर्ति, रिंकी गौतम, कृष्ण राय, मनीष सिंह, संतराम गुप्ता जी, प्रिया गुड मॉर्निंग, विशाल सिंह, नेहा मिश्रा जी। मैं पीछे बैग में जाता हूँ, फिर कमेंट देखता हूँ। आपके सुनीता देवी, दिव्यांशी, निर्मल, सुनीता देवी गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। प्रीति कुशवाहा, प्रशांत कुमार, एस के राठौर, वीरेंद्र मिश्रा, नेहा सिंह, रोहित वर्मा 1996, मैथमेटिकल नाम है आपका तो भाई। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। सर डेली क्लास टाइम, देखिए टाइम तो भैया 8 बजे ही है मेरी मैथ्स की क्लास का, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लेट हो गया आज। सोनम जी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। अलका पटेल जी हैं। चलिए सभी लोग जल्दी से आ जाइए, आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, गणित शिक्षण के उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम। यहाँ से हर बार 1 से 2 सवाल आपके पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल बातें हैं, इसमें कुछ ज़्यादा लिखूंगा नहीं, आपके सामने स्क्रीन पे चीज़ें आएंगी, केवल प्रेम से उनको एक बार, है ना, पढ़ लीजिए बस। और कुछ नहीं करना, ना उनको रटना है, ना उनको याद करना है ना। बस केवल आप एक बार पढ़ेंगे, उसमें कुछ चीज़ों को हम एक्सप्लेन कर देंगे आपके सामने, और वो सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। दोबारा से उनको पढ़ने समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार ध्यान से उनको पढ़ लीजिए क्या है, ठीक है। चलो, तो आपके स्क्रीन पे आ रहा है भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, है ना, सभी को। यस, अब देखो थोड़ा सा स्क्रीन पे आ रहा है, आपको सारी चीज दिख रही है, क्लियर। तो गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या है? हम अब आज से एनसीएफ 2005 को भी साथ साथ में मेंशन कर रहे हैं। एनसीएफ 2005 को भी साथ साथ में मेंशन कर रहा हूं मैं। चलो, गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या है? सबको दिख रहा है, विजुअल है, साउंड क्लियर है सबको भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण, मतलब गणित शिक्षण के जो उद्देश्य हैं वो मैंने इनडायरेक्ट वे में आपसे बहुत बार डिस्कस किया है। तो पहला पॉइंट यहां पर क्या है कि गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है कि बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना होता है। गणितीकरण मतलब, सुनिएगा ध्यान से, बच्चा एक समस्या के बारे में जब कई प्रकार से सोचता है, कई प्रकार सोचता मतलब क्या होता है, जैसे आपने कहावत सुनी होगी कि जो एक कुएं का मेढक होता है वो सिर्फ कुएं के बारे में ही जानता है, कुआं के बारे में जानता है। लेकिन एक मेढक जो तालाब में होता है वो कुएं से बड़ा कंसेप्ट होता है, वो पूरे तालाब के बारे में जानता है। लेकिन मान लो एक मेढक किसी नदी में हो तो उसका कंसेप्ट कितना विस्तृत होगा। इस प्रकार से बच्चे की जो सोच है उसको हमें क्या करना, विस्तृत करना है। बच्चे की सोच को संकुचित नहीं करना है, विस्तृत करना है, ताकि बच्चा एक समस्या के बारे में कई तरीकों से, कई उपागमों से, कई माध्यमों से सीख सके। इसी को कहते हैं गणितीकरण करना। हमने इसके एग्जाम्पल भी आपको भैया दिया है पहले। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण होता है। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, ठीक है। हाँ, ये कोई क्वेश्चंस नहीं है, सुनिएगा, ये कोई क्वेश्चंस नहीं है, इनके पॉइंट है। गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या हैं? बच्चे गणित में आनंद लेना सीखें, ये भी है ना। बच्चों को इस तरह से गणित पढ़ाना है ताकि वो बच्चे आनंद लें। अगर आनंद नहीं लेंगे तो बच्चों को कोई परवाह नहीं है गणित की। गणित वो सीखे ना सीखे, उनको कोई परवाह नहीं, वो सीरियस नहीं है। दूसरा पॉइंट अगला क्या है? गणित को बच्चों के जीवन अनुभवों का अंश बनाना। बच्चों को खेल विधि से, गतिविधियों के माध्यम से, है ना, गणित को सिखाना है।
बच्चों में तार्किक चिंतन को विकसित करना। बिल्कुल। अब मेरी एक कहानी छोटी सुन लीजिए और सारी बातें आ जाएंगी। जब बच्चा आपके पास पढ़ने के लिए आएगा, जब ये बच्चा आपके पास पढ़ने के लिए आएगा, तो क्या ये पढ़ने के लिए बहुत सीरियस है? नहीं। बच्चे को दो चीजों की जरूरत होती है। क्या? बच्चा जब भूखा होता है तो रोता है, और रोना का मतलब यहाँ पर ये हो गया, बहुत छोटे सेंस से मत समझिएगा। रोने का मतलब यहाँ पर है कि वो जब भूखा होगा तो उसे कुछ खाने के लिए चाहिए। दूसरी चीज, फिर जब वो खा पी करके तैयार हो जाता है तब उसको खेलना आता है। तो बच्चे को आपको जो भी सिखाना है तो खेल माध्यम से सिखाना है। अब बच्चा आनंद कब लेगा गणित में? क्योंकि बच्चे को खेल खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। सीधो क्रियाकलात्मक रूप से आपको बच्चों को गणित सिखाना है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपको वर्ग का कंसेप्ट बच्चों को बताना है, तो आप ऐसे मत बताइए ये वर्ग है, बिल्कुल भी नहीं। आप क्या करिए, उन सारे क्लास के बच्चों को बाहर मैदान में बुलाइए, और जैसे मान लो क्लास में कितने बच्चे हैं, मान लो 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं तो 5 बच्चों को इधर बैठा दो, 5 बच्चों को इधर बैठा दो, और 5 बच्चों को इधर, ठीक है ना, इस तरह से। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो 5 बच्चों बैठा। अब बच्चों से को बेटा इधर कितने बालक हैं? 5, इधर कितने बालक हैं? 5, इधर कितने बालक हैं? 5, और इधर कितने बालक हैं? 5। यानी एक ऐसी आकृति इसमें समान लंबाई हो। अब बच्चों को लंबाई का कंसेप्ट सीख जाएगा कि इधर भी 5 बच्चे हैं, इधर भी 5 बच्चे हैं, इधर भी 5 बच्चे, इधर भी 5 बच्चे हैं। यानी ये जो रेखा रही होगी इसकी लंबाई लगभग क्या है? बराबर है। और इसी को कहते हैं एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाना, खेल भावना से पढ़ाना, और इसी को कहते हैं मापन। ये कौन सा मापन विधि है? अप्रामाणिक मापन है, जिसको हम विजुलाइज कर सकते हैं कि 5 बच्चे इधर हैं तो 5 इधर हैं, तो 5 इधर हैं, तो 5 इधर हैं। कहीं ना कहीं वो जो रेखा है इस पे समान संख्या में बच्चे बैठे हैं, वो क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है बच्चों, तो जरा उसी पॉइंट पे आ जाइए। तो जो हमने सारी बातें आपको समझा दिया है, तो फिर से एक बार जल्दी से रिपीट कर देते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण। नंबर 2 क्या होगा? बच्चे गणित में आनंद लेना सीखें, गणित को बच्चों के जीवन अनुभवों का एक अंश बनाना, और बच्चों में तार्किक चिंतन को क्या करना? विकसित करना। ठीक होगी बात? चलिए, एक बात और, कोई क्वेश्चंस नहीं है, ये थ्योरी है, ठीक है ना? यहाँ पर थ्योरी को समझना है। डेविड व्हीलर ने एक बहुत अच्छी परिभाषा दी है। क्या है? डेविड व्हीलर ने गणित के शिक्षण के उद्देश्य को डिफाइन किया है। डेविड व्हीलर के मतानुसार बहुत सारा गणित जानने के बजाय यह जानना उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। देखो यहां पर भी गणितीकरण की बात है कि गणितीकरण कैसे किया जाए, है ना? हमने आपको बताया था कि गणितीकरण का मतलब क्या होता है? एक समस्या के बारे में बच्चा जब विभिन्न प्रकार से सोचने लगते, समझने लगते, यानी उसकी जो चिंतन है वो क्या होना चाहिए? ओपन एंडेड होना चाहिए। उसके अंदर बहुत से खुला अंत वाले प्रश्न आने चाहिए। ऐसा क्यों होता है ना? ऐसा इसलिए होता है। तो जितने सवाल दो, है ना, कि बच्चा जब खुला अंत वाली सोच से सोचेगा तो उसकी जो सोच होगी वो बंद नहीं होगी, खुली होगी। यानी एक समस्या के बारे में कई आयामों से क्या कर सकता है? वो सोच सकता है। ठीक है, चलो आगे आ जाइए। अब हम लोग आगे देख, तो डेविड व्हीलर के अनुसार सोच लिया आपने, ठीक है ना? मुख्यतः 2 प्रकार के उद्देश्य होते हैं। अब इन बातों को बहुत ध्यान से सुनने और समझने का प्रयास करिएगा। 2 प्रकार के उद्देश्य होते हैं। एक हमारा उद्देश्य होता है संकीर्ण उद्देश्य, और एक होता है उच्च उद्देश्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझ लीजिएगा। इस पे भी 2 सवाल बन जाते हैं। ये संकीर्ण उद्देश्य क्या है? अच्छा रुको, दिख नहीं रहा है आपको? अभी थोड़ा हटा दीजिए उसको, थोड़ा सा हटा दीजिए, मैं समझा दूंगा।
देखिए संकीर्ण उद्देश्य क्या है। ये जो संकीर्ण उद्देश्य है, अब आप इसको निगेटिव मीनिंग मत लेना। संकीर्ण उद्देश्य का मतलब क्या है? यह उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए कि प्राथमिक स्तर पर हम गणित में किस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, तो वहां संकीर्ण उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। और अगर लेबल ना दिया जाए कि प्राथमिक है, उच्च है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? अगर हम दें प्राथमिक स्तर पर कौन सा उद्देश्य होता है? संकीर्ण उद्देश्य। और उच्च माध्यमिक स्तर पर कौन सा उद्देश्य होता है? उच्च उद्देश्य। अब सुनिए संकीर्ण उद्देश्य का अर्थ क्या है। देखो, प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी लेवल पर बच्चा जब आपके पास पढ़ने के लिए आता है, जब वो बच्चा एनरोल होता है, तो उसके लिए जो बेसिक चीजें होती हैं, जो बेसिक अवधारणाएं हैं, जैसे छोटी चीज क्या है, बड़ी चीज क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, एक क्या होता है, दो क्या होता है, जोड़ना क्या है, घटाना क्या है, छोटी छोटी वस्तुओं का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, यानी ये जो उनको सिखाने के लिए जो ज्ञान जरूरी है, उसी को संकीर्ण उद्देश्य कहते हैं। तो संकीर्ण उद्देश्य का मतलब क्या हुआ कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे के लिए जरूरी और मैंडेटरी यानी आवश्यक ज्ञान को ही संकीर्ण उद्देश्य कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले संकीर्ण उद्देश्य की प्राप्ति होती है, सबसे पहले संकीर्ण उद्देश्य की प्राप्ति होती है, उसके बाद क्या होता है? उच्च उद्देश्य होता है, ठीक है ना। संकीर्ण उद्देश्य को आप ये मत कहना ये सकरा है, छोटा है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले संकीर्ण उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। और दूसरा क्या? उच्च उद्देश्य। प्राथमिक स्तर पर जब बच्चा नियमों सिद्धांतों को समझने लगता है और उनको अप्लाई भी करने लगता है, ठीक है ना, सूत्रों को समझने लगता है, यानी गणित की अमूर्तता को समझेगा। जब बालक गणित की अमूर्तता को समझने लगता है तो उसको उच्च उद्देश्य कहते हैं, है ना। और जब गणित को सीखने के लिए बच्चा प्रेरित होता है ना, कि जब आप उसको खेल विधि से पढ़ा रहे हो, आगमन विधि से पढ़ा रहे हो, एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ा रहे हो, आनंदमय तरीके से पढ़ा रहे हो, जीवन अनुभवों से पढ़ा रहे हो, खेल विधि से पढ़ा रहे हो, तो बच्चा जब रुचि लेता है तो समझ लेना संकीर्ण उद्देश्य की प्राप्ति होती है। और जब रुचि के बाद बच्चा धीरे धीरे गणित की अमूर्तता को समझने लगता है, नियमों को, सूत्रों को, सिद्धांतों को, चिन्हों को, थ्योरम को समझने लगता है, उसको क्या बोलते हैं? उच्च उद्देश्य बोलते हैं। बोलो बेटा, ये सारी बातें आपको क्लियर होगी? उच्च और, ठीक है, सभी को क्लियर है? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, कुछ समझिएगा। वो क्या है? आता है सवाल है प्राथमिक, इस सवाल का उत्तर देना है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन गणकीकरण, दूसरा ऑप्शन संकीर्ण उद्देश्य, तीसरा उच्च उद्देश्य, चलिए इस सवाल का जवाब दे दो जल्दी से। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूं, तब तक आप इसका आंसर सभी लोग देने का प्रयास करो। सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करें जरा। भाई कम लोग देख रहे हैं, 85 लोग देख रहे हैं, क्या हुआ? आप लोगों को थ्योरी नहीं समझनी है क्या? सिर्फ क्वेश्चन ही समझ रहे हैं? एक बार थ्योरी, अगर सिर्फ मेरी थ्योरी अगर आपने देख लिया,
दोबारा क्वेश्चन आप हल करो ना करो, आपको कभी गलत नहीं हो सकता। इसलिए मैं थ्योरी में आपको इसीलिए करा रहा हूँ, लालच है कि अगर एक बार कंसेप्ट समझ लिया भैया तो सवाल कैसा आएगा कोई दिक्कत नहीं। बाकी सवाल कराना मेरे लिए बहुत आसान है, समझ लो। सवाल इधर आ रहा, मैं आंसर बता रहा हूँ, आप भी टिक कर रहे हो, जा रहे हो, लेकिन थ्योरी समझना बहुत जरूरी है। और ये चीजें जो बता रहा हूँ भैया, ये सीटेट पास करने के लिए ही नहीं, एक अच्छा टीचर, फिर बता रहा हूँ, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए, एक अच्छा गणितज्ञ बनने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो सारी चीजें स्वार्थ के लिए नहीं सीखी जाती, कुछ चीजें परस्वार्थ के लिए भी सीखी जाती हैं। तो मैथ्स पेडागोजी ये परस्वार्थ के लिए सबको आनी चाहिए। चलिए दूसरा सवाल, क्या सभी लोग बता रहे हैं, सभी लोग बीबी, क्या बात है भाई, इतनी जबरदस्त। हाँ, अंजू मौर्य जी कह रहे हैं कि जो है प्लेलिस्ट बनवा दीजिए। बिल्कुल, प्लेलिस्ट कुछ बन गई है ना, हाँ, और शायद मैथ्स की भी बन गई है, तो देख लो, और प्लेलिस्ट बन जाएगी। तो आप ये समझिएगा, मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं कि अभी तक मैथ्स और सीडीपी का इतना कंटेंट परफेक्ट एकेडमी बाय लवलेस सर पे आ चुका है कि भारत देश में इतने सारे चैनल, इतना कंटेंट नहीं है। थ्योरेटिकल की बात कर रहा हूँ मैं, थ्योरेटिकल जितना कंटेंट आ चुका है, किसी भी चैनल पर इतना कंटेंट नहीं मिलेगा आपको। क्षमा कीजिएगा, मैं ये कोई अहंकार वाली बात नहीं बता रहा हूँ, मैं बहुत प्यार से बता रहा हूँ आपको कि जो थ्योरेटिकल की बात करो और सीक्वेंस में देखोगे, क्योंकि यहाँ मैं कोई सेल नहीं कर रहा हूँ लोगों को, यहाँ सिर्फ परस्वार्थ के लिए, आप लोगों की हेल्प करने के लिए दिया गया है। इतना कंटेंट किसी भी चैनल पे आपको कंसेप्ट वाइज, सीक्वेंस वाइज और थ्योरेटिकल कंटेंट किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। अब प्लेलिस्ट बन गई, उसमें आप देखिएगा, ठीक है। चलो, तो हमें खुशी इस बात की है कि सभी बच्चों ने बी ऑप्शन दिया है। क्या बात है, दिल खुश हो गया भाई, सब लोगों ने बी ऑप्शन दिया है, यानी कि बिल्कुल आप थ्योरी को समझ रहे हो। नहीं, बाकी मैं कहता हूं गणितीकरण लोग बोलते हैं, यस, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, संकीर्ण उद्देश्य को पूरा किया जाता है, ना कि गणितीकरण। अरे गणितीकरण तो गणितीकरण बच्चा तार्किक रूप से सोचेगा तो बाद में, पहले उसके बेसिक कंसेप्ट, पहले उसको सीखने के लिए आप प्रेरित तो करो, लालायित तो करो। इसीलिए तो हम कहते हैं, हम कई बार बच्चों को चॉकलेट देते हैं, कई बार बच्चों को ना टॉफी, चॉकलेट, पेंसिल, पेन देते हैं, ताकि वो विद्यालय स्कूल में, क्लास में आए और रुचिपूर्ण तरीके से क्लास को ले। तो मतलब संकीर्ण उद्देश्य, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, अब देखिएगा, गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य है, गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य है। पहला ऑप्शन यही है, गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य है, और सारे ऑप्शन यही है, इसको हटा देते हैं यहां से। गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य, सारे के सारे ऑप्शन यही है। जल्दी से बता दो प्यारे बच्चों, जल्दी सभी लोग बता दो, ये सारे ऑप्शन हैं, गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य है। जबरदस्त। सीमा, अनु, ए, संतराम, ए, कृष्णा, ए, 2 का ए होगा, यस, बहुत अच्छे। सी पे जा रहे हैं कुछ लोग, थोड़ा सा गड़बड़ किए में लग रहा है। अब मेरी बात ना, सिर्फ 2 बातें समझिए, सिर्फ 2 बातें। अगर गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है, इसमें कोई लेबल नहीं दिया गया, और गणित शिक्षण का उद्देश्य यही होता है कि बच्चा, टीचर, आप, हम सभी लोग किसी विषय में तार्किक रूप से सोचें। और तार्किक रूप से कब सोचेंगे, जब हमारे दिमाग का बच्चों गणितीकरण होगा। इसीलिए इसका उदाहरण, इसका क्या हो जाएगा, गणितीकरण करना। यहाँ कोई लेबल नहीं दिया गया है, हम बच्चों को इसीलिए पढ़ाते हैं ताकि उसके मानसिक तार्किक विचार का गणितीकरण हो सके। शायद सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर लेबल दिया जाएगा तो प्राथमिक लेवल पर संकीर्ण उद्देश्य, और उच्च स्तर पर, उच्च स्तर तो कहेगा ही नहीं कभी, उच्च स्तर पे नहीं कहेगा, ठीक है ना। अगर उच्च स्तर पर कहेगा तो गणितीकरण का वहां कोई कंसेप्ट नहीं, गणितीकरण ही होगा, है ना। लेकिन वहां पर क्या होगा, अगर उच्च उद्देश्य का लेता है तो उच्च उद्देश्य की अभी हम बात कर रहे हैं और क्या क्या उच्च उद्देश्य में आता है,
क्लियर है? तो लेबल देगा तो संकीर्ण उद्देश्य, लेबल देगा संकीर्ण उद्देश्य प्राथमिक में, अगर लेबल नहीं देगा तो उसका उत्तर क्या होगा? गणितीकरण होगा। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब सुनिएगा सी क्या है, उच्च उद्देश्य क्या है। हम बच्चे को जब संकीर्ण उद्देश्य पूरा हो जाएगा, गणितीकरण आ जाएगा, पहले क्या है? पहले नंबर पर संकीर्ण उद्देश्य, सुनेगा बच्चों, पहले नंबर पर संकीर्ण उद्देश्य, दूसरे नंबर पर गणितीकरण करेंगे। अब बच्चा उच्च उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएगा। उच्च उद्देश्य का मतलब होता है बच्चों, सुनिएगा ध्यान से, उच्च उद्देश्य का मतलब होता है गणित की अमूर्तता को समझना, है ना। और उच्च उद्देश्य की कोई समय सीमा नहीं होती है। उच्च उद्देश्य प्राथमिक से शुरुआत होती है, उसकी उच्च उद्देश्य की प्राथमिक से शुरुआत होती है और वो अनंतकालीन जीवन के अनुभवों से होकर गुजरता है ना। चलिए मैं सर अगर नहीं उच्च प्राथमिक होगा तो मैंने बताया ना, उच्च प्राथमिक में यही बात है कि संकीर्ण उद्देश्य होगा, प्राथमिक आएगा तो संकीर्ण होगा, ठीक है ना, वो उच्च हो या प्राथमिक हो। क्लियर होगी बात? चलिए आगे आ जाइए, थ्योरी पे आ जाते हैं हम लोग। नसीम खान जी एसएसटी की भी क्लास कराई जाएगी, ठीक है ना। जो टीचर इस समय है उनसे क्लास हो रही है, ठीक है ना। और बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं, है ना, पूरी कोशिश की जा रही है कि वो क्लासेस भी आपकी लगवाई जाएं, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के क्या उद्देश्य है? देखो जरा, इस स्तर पर गणित शिक्षण मूर्त से अमूर्त की ओर होना चाहिए ताकि बच्चा अपने दैनिक जीवन की तार्किक क्रियाओं एवं गणितीय चिंतन के बीच संबंधों को समझ सके, ठीक है ना। आपको बच्चों को जब भी गणित पढ़ाना है, गणित इतना रुचिकर विषय है कि अगर पढ़ाने वाला टीचर, है ना, वो लगन और मेहनत और गणित शिक्षण की कला के माध्यम से पढ़ाए, अगर उसको पढ़ाने की कला आती हो, तो बता रहा हूं ये नशा बच्चों को ऊपर अगर चढ़ गया तो बच्चे बिना गणित के नहीं रह सकते। अभी नशा, ये जो रुचि का नशा है, ये जो क्या कहते हैं खेल भावना है, ये जो एक्टिविटी है, एक आएगी कैसे? पहली बात, जो टीचर पढ़ा रहा है उसको अपने सब्जेक्ट में क्या है, रुचि होनी चाहिए, है ना। वो उसमें कहीं ना नंबरों के साथ, गणित के साथ पूरा खेल भावना से जुड़ा होना चाहिए, तभी वो खेल खिला सकता है। से बच्चों को मैंने एक छोटी सी कविता आपको सुनाई थी, मैं फिर से उसी को रिवाइज करके फिर आगे बढ़ रहा हूं। मैंने कहा आपको बच्चों को अगर गिनती सिखा रहे हो तो कैसे सिखाते हो? एक तोता, हाँ, एक तोता मांग रहा था खाने को दे दो, तो बच्चों के सामने तोते की कहानी सुना रहे हो, यानी कहानी तो तोते की सुना रहे हो लेकिन उनको गिनती से जोड़ रहे हो। एक तोता, अब तोता मूर्त रूप में आप ले आइए, तोता बना दीजिए, या एक तोते की जो है ना जो चित्र है वो ले आइए, आप एक तोता ले आइए जो प्लास्टिक का जो भी है, मूर्त रूप में होना चाहिए। तो मैंने कहा कि एक तोता रो रहा था या मांग रहा था खाने को दे दो, और एक तोता और आ गया, हो गए अब दो, दोनों तोते मिलकर उड़ने को तैयार, और एक तोता और आ गया, हो गए अब चार। चारों तोते मिलकर कर रहे थे नाच, और एक तोता और आ गया, हो गया पांच। ये हमने कहानी बताई। अब और आप क्या जोड़ सकते हो इसमें? जैसे हमने कहा बच्चों को आप जब भी गिनती सिखाइए तो इनको ऐसे सिखाइए। मान लो दूसरा एग्जाम्पल कि बेटा आपके घर में देखो, एक मम्मी हो गई आपकी, दूसरे आपके पापा हो गए, तीसरे आपके दादा हो गए, चौथे आपकी दादी हो गई, और पांचवें आप हो गए। इन माध्यमों से, क्योंकि बच्चा अपने पापा, अपने मम्मी, अपने दादा, अपने दादी, अपने भाई, अपने बहन के हर समय साथ रहता है, तो जब आप गिनतियों को उनसे रिलेट करोगे तो बच्चे का कंसंट्रेट बढ़ेगा, और इसी को कहते हैं रुचिपूर्वक समझाना, एक्टिविटी के माध्यम समझाना, खेल भावना से समझाना, और इसी को कहते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर समझाना। नेक्स्ट,
छोटे छोटे अंकों तथा सीमित राशियों के द्वारा छात्रों में तार्किक कौशलों का विकास करना। वही तो कह रहा हूं, छोटा एक तोता लिया, एक मम्मा लिया, एक पापा लिया, एक दादा, तो इस तरीके छोटी छोटी गिनती के माध्यम से क्या करना है। ये नहीं कि बेटा खड़े हो जाओ, कल 20 तक पहाड़ा सुनाना, कल 10 तक पहाड़ा सुनाना, कल 10 तक टेबल आना चाहिए, है ना, 20 तक गिनती सुनाइए। उनको धीरे धीरे, है ना, पढ़ने के लिए प्रेरित करना है भैया। हाँ, सही बात है, शिक्षण क्या होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, शिक्षण व्यवहारिक होना चाहिए। विनीत शुक्ला जी, शुक्ला सुनिए, धन्यवाद जी आपका। अच्छा लग रहा है शिक्षण, अच्छा लग रहा है आपको। इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूं ना। चलो अब आइए मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। संख्या बोध से संख्या पैटर्न की ओर बढ़ना, संख्याओं के मध्य संबंध देखना एवं संबंधों में पैटर्न खोजना, ताकि बच्चों में जीवन उपयोगी कौशल विकसित हो सके। देखो इसमें सवाल भी आया है। सवाल कैसे, जैसे इसे सुनिएगा, सुनिएगा कैसे सवाल आया। जैसे बच्चे ने ये एक वर्ग बनाया, फिर इसी में 2 वर्ग जोड़ दिया, फिर इसी में क्या है 3 वर्ग जोड़ दिया, फिर इसी में 4 वर्ग जोड़ दिया, फिर इसी में 5 वर्ग जोड़ दिया, और इनको अलग अलग बनाया। कैसे, जैसे यहां पर क्या था भैया, 1 वर्ग था, फिर ये 1 वर्ग था, और इसी 1 वर्ग में क्या बना दिया, 2 वर्ग बना दिए, ठीक है ना। फिर मान लो ये 2 वर्ग थे, इसी में क्या बना दिए, 3 बना दिए, फिर 4 बना दिए, फिर 5। तो यहाँ 1 वर्ग जोड़ा, फिर यहाँ कितने जोड़े, 2, फिर यहाँ 3 जोड़े, 1 2 3 4, फिर 5, और फिर कितने, 6। तो जब अलग अलग बनाएंगे तो इससे आप क्या समझेंगे, इससे आप क्या समझेंगे कि पहले 1 गिनती आई, फिर 2 आई, फिर 3 आई, फिर 4, फिर 5। तो एक तो बच्चा काउंटिंग सीख रहा है, लेकिन काउंटिंग किस माध्यम से सीख रहा है, काउंटिंग किस माध्यम से सीख रहा है, एक पैटर्न के माध्यम से सीख रहा है, एक आकार प्रकार के माध्यम से सीख रहा है। इसी को कहते हैं बच्चे को किसी न किसी माध्यम से सिखाना, ताकि बच्चा किसी को तार्किक रूप से सीख सके, समझ सके, ना कि ये कहना एक के बाद 2 आता है, 3 4 5 6 और 100 तक गिनती पढ़ो बेटा, फिर आराम से बैठ जाओ। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। फिर जरा वो दिखा दीजिएगा क्या था उसमें, सारी चीजें एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। संख्या बोध से संख्या पैटर्न, ये संख्याएं हैं 1 2 3, ये संख्या का बोध हो गया, और संख्याओं के माध्यम से यानी उन्हीं के साथ साथ हम एक पैटर्न को भी फॉलो कर रहे हैं। इसी को खोजना, बच्चों में जीवन उपयोगी कौशल को विकसित करना। आगे गणित की अगला पॉइंट देखेंगे, गणित की अंकहीन क्षेत्रों जैसे पैटर्न, यही तो पैटर्न है। जैसे अब अंकहीन क्या है, देखो भैया अंकहीन क्या है, जहां अंक नहीं होता है। जैसे मैं इसको मिटा देता हूं यहां से, देखो अंकहीन क्षेत्र क्या होते हैं, जहां अंकों का नहीं सिर्फ पैटर्न का खेल होता है। देखो ध्यान से, ये है। अब यहां पर क्या हुआ, अब धीरे धीरे हम मान लो थोड़ा सरल ले लेते हैं आपको। जैसे एक लाइन खींची हमने, फिर इसी में आगे हमने ये खींच दिया, ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद हमने ये खींचा, फिर हमने ये बना दिया, तो 1 हो गया, 2 हो गया, ये पहला चरण हो गया, ए बी चरण हो गया, और ये हो गया सी चरण। अब मैंने बच्चों से कहा बेटा क्या इसके आगे की आकृति आप बना सकते हो, तो बच्चे बनाने का प्रयास करेंगे। समझिएगा ध्यान से, इसको बहुत ज्यादा मैंने एनसीएफ पे इन सारी चीजों पे वर्क किया है। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो सारी चीजें मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, है ना, कि इन सारी चीजों को मैं व्यवहारिक रूप में खुद समझ रहा हूं, और खुद ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप भी इसी प्रकार से सोचें। और अगर बच्चा आपके पास आ जाए तो गणित में वो
वो गणित में श्रेष्ठ प्रदर्शन करे, गणित उसका क्या हो जाए, गणित उसका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाए। और बहुत सिंपल है। तो आप सब लोग समझ रहे हैं कि जब आपने यहां तक बना दिया, हर बार एक रेखा बढ़ रही है पैटर्न में, तो डी ऑप्शन में क्या होगा, ये रेखा बढ़ जाएगी और ये पूरी आकृति बन जाएगी। और फिर इसके आगे फिर अगर आप बनाना चाहें तो और फिर इस प्रकार से पैटर्न को बढ़ा सकते हैं। बात क्लियर हो गई? सबको क्लियर है ये? अरे बता दो भाई एक बार। इसको कहते हैं अंकहीन क्षेत्र, स्पेशल पैटर्न पर आधारित चीजें हैं। तो भैया आगे दिखा दीजिएगा थ्योरेटिकल थोड़ा सा और उसमें देख लें। क्लास बहुत अच्छी लग रही है, बिल्कुल अच्छा लगना चाहिए भाई आपको। गणित के अंकहीन क्षेत्र से पैटर्न, एक मिनट थोड़ा सा पीछे करिए, पैटर्न वाला दिखा लेते हैं एक बार। हाँ, गणित के अंकहीन क्षेत्रों जैसे पैटर्न, प्रतिरूप, प्रारूप, आकार एवं आंकड़ों का हैंडल करना, ये चीज होती है ना। अब आंकड़ों की हैंडलिंग थोड़ा सा बता देते हैं जल्दी से। आंकड़ों की हैंडलिंग क्या होती है, देखो उसे तो इसमें मैच नहीं हो रहा। मान लो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ है और उसमें इंडिया के खिलाड़ियों का रनों का ग्राफ बना रहे हैं, जिसको हम डाटा हैंडलिंग बता रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ बना हुआ है ना, समझ रहे हैं आप। ऐसा मान लो विराट कोहली ने बनाए 100 रन, महेंद्र सिंह धोनी है ना, महेंद्र सिंह धोनी जी 40 रन बना सके। बात समझ रहे हैं? इस प्रकार से जो बहुत सारे आपके जो 11 प्लेयर है ना, तो 11 प्लेयर का अलग अलग हम बनाते हैं, कोई 80 रन बनाता है। तो इस तरह से इसको कहते हैं आंकड़ों का हैंडलिंग करना, यानी आंकड़ों को दर्शाना। अब आंकड़ों को दर्शाने के बहुत सारे तरीके हैं, ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया। तो सभी प्लेयर्स का है ना हम अलग अलग रन बता सकते हैं। तो इस तरह से बच्चे सोचेंगे कि कोई डेटा है, उस डेटा को हम कैसे समझते हैं, हैंडल कैसे किया जाता है, डेटा को प्रदर्शित कैसे किया जाता है। ठीक है भाई, चलो। हाँ, बहुत सारे ग्राफ है, पाई ग्राफ है ना, पाई चार्ट है, दंड आरेख, वो बहुत सारी चीजें हो गई। ठीक है, आगे एक्चुअली हम लोग मानते क्या हैं कि मैं टीचर हूं, मैं विद्यालय गया, मुझे लगता है मैं तो भाई टीचर हूं, मुझे क्या पढ़ने सीखने की जरूरत है। हमें आता था, सारी चीजें हमें आती हैं, मैंने इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं सारी चीजें। मैंने बुक उठाई और देखा पहला चैप्टर क्या है, जोड़। बेटा एक सवाल जोड़ का बता दिया, बेटा सभी लोग आगे के सवाल आप स्वयं करो, है ना। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी त्रुटि यानी कमी है। इन कमियों को हमें दूर करना पड़ेगा समाज में, तभी समाज के हर बच्चे से ये जो डर का भय है ये दूर हो पाएगा। ठीक है, चलो आ जाइए भाई आगे। अब आगे आ जाते हैं, ये हमारी सारी चीजें क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अच्छा, एक में और रह गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों में संकल्पनात्मक, यहां पर स्वशेख है, बच्चों में संकल्पनात्मक आधार को बढ़ावा देना, ताकि शाब्दिक समस्याएं हल करते समय बच्चों को पता चले कि जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है या फिर भाग करना है। अब मेरी बात सुनिए, इस संकल्पनात्मक अवधारणा क्या होती है? इस संकल्पना क्या है? जब हम किसी चीज की कल्पना करते हैं, है ना, और वो कल्पना, उस कल्पना को हम किसी उदाहरण से जोड़ते हैं, तो वही हमारी संकल्पना हो जाती है। संकल्पना कल्पना के मामले में अधिक सुदृढ़ होती है और ये ज्यादा व्यवहारिक होती है। कैसे बच्चों? जैसे हम कहते हैं आपसे कि गणित में कितनी संक्रियाएं होती हैं बच्चों, तो आप कहते हो 4 होती हैं। गणित में कितनी संक्रियाएं? हाउ मेनी ऑपरेशंस इन द मैथमेटिक्स? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस इन द मैथमेटिक्स। 1 इज प्लस, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। इसको याद रखना बच्चों, इसको हिंदी में व्यवकलन भी बोला जाता है। इंग्लिश में कोई समस्या नहीं है, इसको इंग्लिश में जोड़ना, जोड़ को जमा भी बोला जाता है। जोड़
जमा घटाना गुणा भाग, ये होती संक्रियाएं बच्चों। अब ये जो आपकी संक्रियाएं हैं, ये जो आपकी संक्रियाएं हैं, ये क्या करती हैं? अब आपसे मैं कहता हूं जरा बताओ जोड़ने का अर्थ क्या होता है। बच्चे अगर सवाल में जोड़ रहे हैं तो जोड़ने से पहले जोड़ के प्रति उनके दिमाग में क्या मूर्ति बनी, क्या मूर्त बनी है कि जोड़ने की अवधारणा किस अवधारणा से संबंधित है, कि बच्चा सवाल में जोड़ रहा है तो क्यों जोड़ रहा है, वो जोड़ने का अर्थ क्या समझ रहा है, जोड़ने की अवधारणा क्या समझ रहा है, कि जोड़ने का अर्थ क्या है, क्यों जोड़े, जोड़ने से क्या फायदा होता है। चलिए अब हम बताते हैं जोड़ने से क्या फायदा। जोड़ने का अर्थ होता है बढ़ाना, जोड़ने का अर्थ होता है बढ़ाना, समुच्चय बोलते हैं इसको। संख्या के कोई संख्या पहले से है, एक समूह पहले से है, अगर उसमें कुछ और मिला देंगे तो वृद्धि हो जाएगी। इसलिए जोड़ने का अर्थ होता है बच्चों, इसका अर्थ होता है वृद्धि करना, इसका अर्थ होता है कमी करना, उसके मान में वृद्धि करना जोड़, उसके मान में कमी करना घटाना। और गुणा का भी बच्चों मतलब क्या होता है, वृद्धि करना, इसका भी मान वृद्धि करना, इसका मान क्या होता है कमी करना, यानी टुकड़ों में बांटना। भाग करने का मतलब होता है बांटना। जरा चिन्हों को देखो एक बार, आप इन चिन्हों को देखो जरा, क्या एक जैसे नहीं लग रहे हैं? खैर ये थोड़ा सा इसका कोई गणितीय रूप नहीं है, तो मैं सीखने के लिए आपको थोड़ा सा इसमें रुचि बना रहा हूं। ये एक ही है, बस इसका मतलब बढ़ाना, इसका मतलब भी बढ़ाना। अगर संख्या को धीरे धीरे बढ़ाना हो और अगर तेजी से बढ़ाना हो तो गुणा करते हैं। इसी प्रकार से घटाने में कम करना, और जब हम तेजी से कम करना है डिवाइड करना होता है तो डिवीजन करते हैं। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर होगी। तो बच्चे को जब जोड़ सिखा रहे हो तो पहले मूर्त रूप में होते जोड़ो। कैसे? उसको ऐसे बताना है कि बेटा ये आपके पास एक बेटा मार्कर है। कितना है? एक। अब बच्चे को मान लो आप कह रहे हो बेटा एक मार्कर, मार्कर नहीं दिखाया आपने, बेटा का एक मार्कर था और मैंने एक मार्कर और दे दिया, कितने मार्कर हो गए? अब बच्चा तो कुछ बोल नहीं रहा है और आप अंदर ना गुस्सा हो रहे हो। अजीब बच्चा है यार, इसको ये नहीं पता कि एक मार्कर था, एक मार्कर और दे दिया तो कितने मार्कर हो गए। तो ये बच्चा आपके स्तर से नहीं सोचेगा ऐसे। आप तो 20 साल से तो पढ़ रहे हो, है ना, आप मास्टर बने आपको हो गए लगभग 30 साल। आप 30 साल की एज में ये चीज सोच रहे हो कि ये सोच नहीं पा रहा है, लेकिन बच्चा अपने स्तर से सोचेगा। तो बच्चा कैसे सोचता है? तो बच्चे को आपको मार्कर देना, बेटा ये लो पकड़ो बेटा, ये एक पेन है। कितना पेन है? ये एक पेन है। अब बच्चा उस एक पेन को लेगा, मान लो उसको नहीं पता, लेकिन अब वो कंसंट्रेट करेगा कि जो सर ने हमें चीज दी है इसका मतलब एक होता है, और इसी को कहते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर समझाना बच्चों। इसी को कहते हैं उदाहरण से नियम की ओर, इसी को कहते हैं आगमन से निगमन की ओर समझाना। अब एक पेन पहले दिया, फिर एक पेन और दे दिया, बेटा एक और पेन ले लो। अब कितने हो गए? बेटा अब 2 पेन हो गए। तो जब आप ऐसे सिखाओगे तो मैं ये नहीं कहता हूं तुरंत बच्चा बोलेगा 2 हो गए 3 हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं सीखने के लिए वो प्रेरित होगा, सीखने के लिए उसका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगा थोड़ा सा। बात समझ में आ गया ना? देखिए एग्जाम की भी बात करते हैं। एग्जाम आप ये मान के चलिए, ठीक है ना, कि वैसे तो निश्चित रूप से कोई भविष्यवाणी करना जल्दबाजी होगी या उचित नहीं होगा, लेकिन जो संभावनाएं बन रही हैं, है ना, वो मेरे हिसाब से अभी जो हालात को, जो ये नाजुक हालात बने हुए हैं, उनको देखकर लग नहीं रहा है कि इतनी जल्दी एग्जाम हो जाएगा। ये उम्मीद जताई जा रही है कि 15 से 1 महीना के लिए कम से कम एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन निश्चित रूप से कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन आप ये मान के चलें ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि अभी देश के कई हिस्सों में हालात बहुत अधिक नाजुक है और आप जानते हो इसमें लाखों बच्चा पार्टिसिपेट करता है ना। और ऐसा तो है नहीं कि एक रीजन में जहां पर
सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल है वहाँ पर करा दिया जाए, अन्य जगह ना कराया जाए। तो ये तो नेशनल लेवल पर एग्ज़ाम आपका होता है, राष्ट्रीय के परीक्षाएँ हैं, तो ये जब तक हालात थोड़ा सा सही नहीं हो जाते हैं तब तक ये सारी सिचुएशन हमें लग रहा कंट्रोल के बाहर हैं। इसीलिए ये आशा की जाती लगभग 1 महीना एग्ज़ाम आपका एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है ना। बाकी हम लोग थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, वो सारी चीज़ें हम बताते हैं। संक्रियात्मक क्या होता है? हाँ, संक्रियात्मक होता है ऑपरेशंस, है ना। गणित में हम क्या करते हैं? गणित में हम कैलकुलेशन करते हैं, संक्रियाएं करते हैं, और 4 प्रकार के कैलकुलेशन होते हैं। या तो हम जोड़ते हैं, या तो हम घटाते हैं, या तो हम गुणा करते हैं, या हम भाग करते हैं। तो ये जो गुणा, भाग, जोड़ और घटाना है, इसी को संक्रियात्मक बोलते हैं। ठीक है पुनीता देवी जी, समझ में आ गया आपको? इसी को कहते हैं ऑपरेशंस। ठीक है, क्लियर होगी सारी बातें? चलो ये हो गया, तो अब आगे आ जाइए आप नेक्स्ट। अगला आपका है पाठ्यक्रम, गणित का पाठ्यक्रम। देखिए जो ये पाठ्यक्रम है इसके बारे में देखते हैं हम लोग क्या है। पाठ्यक्रम शब्द लैटिन भाषा के, यहां जो आपके है कि लैटिन भाषा के करेक्ट शब्द से मिल करके बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। थोड़ा सा हटा दीजिएगा, है ना। गणित जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम शब्द इसका अर्थ होता है करिकुलम, शब्द लैटिन भाषा के करेक्ट शब्द से मिल करके बना है। इसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। अर्थात पाठ्यक्रम टीचर और बच्चे के मध्य एक पुल का काम करता है ना बच्चों, एक पुल का माध्यम जिससे बच्चे और टीचर पास आते हैं। अब पास आने का सेंस मेरे अकॉर्डिंग समझिएगा, अगर आप गणित पढ़ा रहे हैं अपने बच्चे को और बच्चे को गणित समझ नहीं आ रही, यानी बच्चा आपके पास नहीं है, बच्चा आपसे दूर है। यानी ये जो पाठ्यक्रम है, जो रास्ता था एक दूसरे के पास आने का, वो सही नहीं है। इसकी कई सारी समस्याएं होती हैं बच्चों। इसका मतलब अब ध्यान से आप समझने का प्रयास करिएगा। अगर आप गणित पढ़ा रहे हो क्लास में और बच्चा ये सोचता है कि टीचर जल्दी से क्लास से बाहर चले जाएं, यानी बच्चा आपसे दूर जा रहा है और आप बच्चे से दूर जा रहे हो। तो अब मेरी बात सुनिएगा कि करिकुलम करेरे शब्द से मिलकर के जो बना है लैटिन भाषा के, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान, अर्थात पाठ्यक्रम वह माध्यम होता है जिसके पाठ्यक्रम वह मार्ग है जिसके माध्यम से शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्ति की जाती है ना। अर्थात जिस पर दौड़कर बच्चा अपने शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति करता है, शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति करता है। तो पाठ्यक्रम बहुत महत्व है ना। पहले पाठ्यक्रम देखो, पहले बालक हो गया, बालक, पाठ्यक्रम और शिक्षक। शिक्षा के 3 अंग होते हैं, वो आप जानते हो महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षार्थी यानी बालक। इसलिए एनसीएफ 2000 कहता है कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो बच्चों कैसी होनी चाहिए? वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, आगे आ जाइए, थोड़ी पे आ जाइए। हाँ, तो यहां पर क्या, एक मिनट थोड़ा सा नीचे करिएगा। यहां पर क्या था कि पाठ्यक्रम करिकुलम सब लैटिन भाषा के करेरे से लिया गया, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। अर्थात पाठ्यक्रम वह मार्ग है जिस पर दौड़कर विद्यार्थी अपनी मंजिल तक पहुंचता है ना। इसलिए मंजिल तक पहुंचता है, इसलिए रास्ता है, एक ब्रिज है ना। नेक्स्ट, तो मैंने समझा दिया पाठ्यक्रम के महत्व को आपको। अब देखिए पाठ्यक्रम का महत्व क्या है, आपके सामने लाइन लिखी है
पाठ्यक्रम शिक्षण सामग्री का क्या करता है, निर्धारण करना है, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना। बहुत जरूरी है कि बच्चे को पहले क्या पढ़ाना है, बच्चे को पहले क्या पढ़ाना है, बाद में क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। ये जो डेटा है, ये जो दिशा निर्देश हैं, ये जो संहिता है, कहाँ होती है, ये पाठ्यक्रम बताता है। तो पाठ्यक्रम सीखने के अनुभवों को नियोजित, क्रमबद्ध एवं श्रेणीबद्ध करता है। बिल्कुल, कि क्या चीज सिखाना है। एक पॉइंट और रह गया है, पाठ्यक्रम शिक्षण विधियों के प्रयोग का साधन है। बिल्कुल, कि हम बच्चे को कैसे कैसे सिखाएंगे, हमें क्या बताएगा पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में जो चीजें दी गई हैं, हमें उन्हीं के हिसाब से अपनी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है और बच्चों को सिखाना है। पाठ्यक्रम सीखने के अनुभवों को नियोजित, क्रमबद्ध एवं श्रेणीबद्ध करता है। पाठ्यक्रम ही हमें बताता है कि बच्चों को जो उनके लिए संकीर्ण उद्देश्य हैं, जो उनके लिए उच्च उद्देश्य हैं, उनका निर्धारण और उनकी प्राप्ति कैसे की जाएगी, उनका क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, संगठित श्रेणी क्रम स्वरूप में हमें उन्हें शिक्षा प्रदान करनी है, ताकि उनको सीखने और समझने में कोई समस्या ना हो। बच्चों, यहां तक ठीक है। हमारे एक बहुत ही फिलॉसफर हैं, एक कनिंघम महोदय के अनुसार क्या कहा है, तो कनिंघम महोदय की जो परिभाषा है, जरा बच्चों एक बार पढ़िएगा अपने हिसाब से। कनिंघम महोदय ने क्या कहा है, पाठ्यक्रम कलाकार यानी शिक्षक, कलाकार मतलब शिक्षक के हाथ में वह साधन है जिससे वह अपनी चित्रशाला यानी विद्यालय में अपनी सामग्री छात्र को अपने आदर्शों के अनुसार ढालता है। माध्यमिक, ये बात समझ में आ गई, इसको जरा फिर से पढ़िएगा। कनिंघम महोदय ने शिक्षक को कलाकार बोला है, हाथ में वह साधन है जिससे वह अपनी चित्रशाला मतलब विद्यालय में अपनी सामग्री क्या है, छात्र को अपने आदर्शों यानी उद्देश्यों के अनुसार डालता है। आप समझ रहे हो, बच्चे को पढ़ाना, शिक्षित करना, सिखाना, ये आपका क्या है, एक टीचर का बच्चों उद्देश्य होता है। ये आपका क्या है, आदर्श है। बहुत बड़ी बात कही थी, एक टीचर का ये जो उद्देश्य है, यही उसका आदर्श है कि बच्चे को सिखाना, बच्चे को समझाना, न कि बच्चे को पढ़ाना। पढ़ाने के तो बहुत सारे सेंस हैं। आप क्लास में गए, आपने पढ़ा दिया, किसी बच्चे को आ रहा है, समझ में कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें आपको समझनी है और व्यवहारिक रूप में उनको लागू करना है बच्चों। तो अब आगे आ जाइए, एक माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार जो परिभाषा है उसके अनुसार देख लेते हैं। यस, आर्टिस्ट एज अ टीचर बिल्कुल आर्टिस्ट होता है ना, उसको कला होनी चाहिए पढ़ाने की। अगर कला नहीं है, और बच्चों इसीलिए सीटेट का जो एग्जाम होता है, यही तो आपसे सीखना और जानना चाह रहा है कि आपको ज्ञान तो है बच्चों। जब बच्चों मेरी बात समझिएगा ध्यान से, जो सीटेट है वो आपसे ये जानना चाह रहा है, आपको ज्ञान तो है, आपने कम से कम ग्रेजुएशन तक डिग्री ली, उसके बाद आपने एलिमेंट्री कोर्स किया, बीएड डीएलएड जो भी किया, उसके बाद आपने एग्जाम क्लियर करने के लिए, अब आपको ज्ञान तो है, लेकिन सीटेट ये जानना चाहता है क्या इस ज्ञान को बच्चों को सिखाने की कला आपको आती है या नहीं। यानी टीचर वो नहीं है जिसको ज्ञान हो, टीचर वो है जो अपने ज्ञान को कलात्मक रूप में, क्रियात्मक रूप में, रचनात्मक रूप में अपने बच्चों को दे सके, अपने बच्चों को क्या सकते, और बच्चों को क्या है, ऊर्जावान यानी उसी रूप में, उसी विषय के रूप में, है ना, एज अ हॉबी डेवलप कर सके, है ना। तो ये सारी बातें होगी आपकी। तो पाठ्यक्रम, अब देखो ध्यान से, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार, जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है, उन्होंने क्या कहा था कि विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम है जो छात्रों के सभी पक्षों को प्रभावित करता है और उनके संतुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायता देता है। बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बच्चा जैसे ही विद्यालय आ जाता है और जितनी देर विद्यालय में रहता है, वो सब उसके पाठ्यक्रम के अंदर है। बच्चों, अगर बच्चा मान लो लंच हो जाता है क्लास में, और लंच के समय
अगर बच्चा कोई जो भी गतिविधि करता है वो भी पाठ्यक्रम का हिस्सा है ना, क्योंकि जो आपके आदर्श हैं, उद्देश्य हैं, उस आदर्श और उद्देश्यों से बच्चा कितना प्रभावित है, ये सिर्फ क्लास में नहीं, उनका मूल्यांकन क्लास के बाहर भी किया जाएगा। छुट्टी होने के बाद, क्लास छूटने के बाद बच्चा जब अपने घर में जाता है तो कैसी एक्टिविटी करता है, कहीं ऐसी कोई अप्रत्याशित अज्ञानीपूर्ण एक्टिविटी तो नहीं करता है जो शैक्षिक मूल्यों के विपरीत हो। तो जो पाठ्यक्रम होता है उससे बच्चे का संपूर्ण जीवन है ना प्रभावित होता है। यस, क्यूरियोसिटी पैदा करनी, बिल्कुल उत्सुकता पैदा करनी है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, नसीम खान जी ने बहुत अच्छी बात की। क्यूरियोसिटी का मतलब क्या है यहाँ पर, देखो इन्होंने जो बहुत अच्छी बात बताई, क्यूरियोसिटी का मतलब मैं थोड़ा सा बता देता हूं, आप समझिएगा। एक लाइन बोलना चाहूंगा इनकी बात पे कि एक बच्चे को आप सारा गणित तो नहीं पढ़ा सकते, सुनिएगा ध्यान से, एक बच्चे को आप सब कुछ नहीं पढ़ा सकते, लेकिन सब कुछ पढ़ने के लिए, सब कुछ सीखने के लिए उसे प्रेरित कर सकते हो। इसी को क्यूरियोसिटी बोलते हैं, इसी को उत्सुकता बोलते हैं। अगर एक 10 साल का बच्चा ये कह रहा है, अगर एक 10 साल का बच्चा ये कह रहा है, क्या कह रहा है, अगर 10 साल का बच्चा कह रहा है मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, तो क्या वो डॉक्टर, आईएएस और इंजीनियरिंग के बारे में सब कुछ जानता है? नहीं। लेकिन क्यों कह रहा है? वो जिस माहौल में बच्चों रहता है, जिस शिक्षक से वो शिक्षा प्राप्त करता है ना, वो क्या है, वो बच्चे को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं और उसे जीवन के जो मूल्य हैं, जो जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों से अवगत कराते हैं, अच्छी अच्छी बातें उसे बताते हैं और उन बातों पर फोकस करते हैं जिससे बच्चों को सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। बच्चों, तो ये बात क्या है, तो आप बच्चों को जब भी पढ़ाओगे, जो भी पढ़ाओगे, वो सार्थक होना चाहिए, वो मूल्यवान होना चाहिए, वो मोटिवेटेड होना चाहिए और उसका प्रयोग होना चाहिए। आप भले ही कम पढ़ाएं, लेकिन जितना पढ़ाएं वो सार्थक पढ़ाएं और उतना बच्चे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सीख सकें। बच्चों, यस, जिज्ञासा, बहुत अच्छी बात, जिज्ञासा हो गई, ठीक है ना, जिज्ञासा जागृत करना, यस, बहुत अच्छे। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? देखो ध्यान से, पाठ्यक्रम बच्चों के जीवन वास्तविकताओं से संबंधित होना चाहिए। बिल्कुल, हमने बहुत वास्तविकता कर ली, हमने बहुत सारी। अब आप टीचर बनने जा रहे हैं, आपको पढ़ाना है, जो भी विषय पढ़ाना है, जब भी पढ़ाइए तो बहुत सारी वास्तविक चीजें हैं, उनसे जोड़ करके पढ़ाइए। किसी लंबाई को पढ़ाना है तो वृत्त से पढ़ा दीजिए। ऊपर कौन सी चीज ऊपर है, कौन सी नीचे है। आप जब जू यानी चिड़ियाघर में जाते तो आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार का झूला, इस प्रकार के वो सारे खेलने के। तो एक बच्चे को आप यहां बैठा लिए, बच्चे को यहां बैठा लिए, बताइए उनको। तो ये जो बेटा ऊपर बैठा हुआ है, ये जो बेटा ऊपर बैठा हुआ है बच्चा, ये ऊपर है, और जो नीचे बैठा हुआ है नीचे। इस तरह से ऊपर और नीचे का कंसेप्ट को आप खेल भावना से पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। कौन सी चीज बड़ी है, कौन सी छोटी है, बच्चों के सामने आप देखो, बच्चों के सामने आप देखो, ये एक रेखा ये है, ये एक रेखा है, तो तुरंत बच्चे कहेंगे ये छोटी है, ये क्या है, बड़ी है। ये सारी इसको वास्तविक से संबंधित चाहिए। स्कूली गणित गतिविधियों पर आधारित होना चाहिए। हमने गतिविधि की बात की। अगर आपको वृत्त पढ़ाना है तो सारे क्लास के बच्चों को बुला लो, सारे क्लास के बच्चों को बुला लो और वृत्ताकार आकृति में उनको खड़ा कर दो। को बेटा ये वृत्त है, तो समझ में आ जाएगा। अगर मैं वृत्त पढ़ाऊं बच्चों को, अब वृत्त का चित्र मत बनाओ। बेटा वृत्त गोल होता है,
वृत्त में एक क्या होती है, रेडियस होती है, एक डायमीटर होता है, ये जीवा वो सब होता है। मैं चित्र ना बनाऊं, और देखो मैंने एक बार बनाया, बच्चों को कुछ नहीं बताया, मैंने कहा बेटा ये वृत्त है, तो तुरंत बच्चों को कंसंट्रेशन हो गया, कंसंट्रेट बच्चे कर रहे हैं कि ये वृत्त कुछ ऐसी आकृति है। ठीक है, यस, संतराम गुप्ता ने कहा है कि बच्चों को इन्वायरमेंट से ऐड करो। बहुत सही बात उन्होंने कही है ना। बच्चे पढ़े इन्वायरमेंट में ही रहते हैं, तो प्राकृतिक चीजों से उनको क्या कर सकते हो, दो वृक्षों के पास, दो वृक्षों को दिखाइए, एक छोटा है, एक बड़ा है, एक पास है, एक दूर है। बहुत सही आप लोग बोल रहे हैं भाई, है ना। चलो, स्कूली गणित गतिविधियों पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट, अगला क्या है, थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए जो शिक्षार्थियों के मस्तिष्क को संलग्न कर सके और उनकी क्षमताओं को सुदृढ़ कर सके। अब जैसे मान लो, जब आप खेल भावना से, पहेलियों से, एक्टिविटी के माध्यम से बताओगे ना, तो बच्चे क्या है, सब बच्चे उसमें अपना मस्तिष्क लगाते हैं। इसलिए गेम में क्या होता है, जब आप गेम खिलाते हैं तो बच्चे सब क्या है, अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं, तरह रूप से सोचते हैं। इसीलिए पहलुओं के माध्यम से, एक्टिविटी के माध्यम से, क्रियाकलाप के माध्यम से, दैनिक जीवन के अनुभवों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चा भी सीखने के लिए अपना मन मस्तिष्क लगा सके और तार्किक रूप से किसी निष्कर्ष पर पहुंच सके। ठीक है बच्चों, यस, मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट, यस। अब आगे देखो भैया, पाठ्यक्रम रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा ना दे, ये तो आप जानते हो, रटेगा, यही तो समस्या है हम लोगों को। अभी तक गणित थ्योरम रट लो। 10th क्लास में बहुत सारे टीचर तो ऐसे पढ़ाते थे कि कहते थे ये 5 थ्योरम रट लो, गारंटी है बेटा 2 जरूर आ जाएंगी, 10 नंबर पूरा हो जाएगा, हो सकता है ऊपर वाले ने चाहा तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। शायद वहां तो बेड़ा पार हो गया, लेकिन गणित में सब नष्ट हो गया, सब खत्म हो गया। तो सारी चीजों को समझ करके आपको करना है, तो रटने की प्रवृत्ति नहीं है। नेक्स्ट, वहीं पे आ जाइए। हाँ, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को महत्व देना के विषय को, इसीलिए कहते हैं शिक्षा बाल केंद्रित होना चाहिए। हमें पाठ्यक्रम बच्चों के लेवल स्तर के अनुसार वो कैसे प्रभावपूर्ण तरीके से बच्चों सोचते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, उसके अनुसार बनाना चाहिए। और सुनिएगा ध्यान से, ये जो हमारा आजकल का सिलेबस है, ये वर्तमान सिचुएशन के अनुसार प्रासंगिक नहीं है। वर्तमान समय के जो हालात हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल हों, चाहे वो पॉलिटिकल हों, चाहे वो सोशल हों, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए हमारा, है ना। वर्तमान समय की क्या नीड है, पाठ्यक्रम उसके अनुसार, कि बच्चे को व्यवसायपूर्ण शिक्षा देनी चाहिए, बच्चों को व्यवसायपूर्ण शिक्षा देनी है। बच्चों बहुत हैरानी होती है, ये पाठ्यक्रम में क्या होता है, जब पेपर होता है तो वही पेपर एक क्षमतावान बच्चे को दिया जाता है, प्रतिभाशाली बच्चों को दिया जाता है, वही पेपर एक निम्न प्रतिभाशाली बच्चे को दिया जाता है, वही पेपर एक ऐसे बच्चों को दिया जाता है जो दिव्यांग है, जो देख नहीं सकता। और बच्चों, हैरानी की बात तो है, वही पेपर एक ऐसे बच्चे को दिया जाता है जो लिख नहीं सकता है। अब बताइए, ये कितनी बड़ी विडंबना है बच्चों, कि अपने सिलेबस में इन बच्चों के लिए अभी अलग अलग अवधारणा नहीं है। जो बच्चा हैंडीकैप लिख नहीं सकता, उसके साथ में दूसरे बच्चों को बैठा देते हैं, और जो बच्चा देख नहीं सकता, वो इतना बड़ा पेपर, 20 पेज का पेपर कैसे पढ़ेगा, कैसे देखेगा। तो कहीं ना कहीं इन चीजों में हम लोग अभी बहुत पीछे हैं बच्चों, ठीक है ना। चलिए, तो आगे आ जाइए। ऐसा होना चाहिए बच्चों को महत्व विषय को नहीं, अर्थात या बाल केंद्रित होना चाहिए। पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण, सुसंगत और महत्वाकांक्षी होना चाहिए। सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं, बोर नहीं होते, उल्टा मूड फ्रेश हो जाता है, ठीक है ना। मैथ की कब तक सेंस, अच्छे टीचर, धन्यवाद आपका। अब मैं आपको गणित की, आपने कहा तो मैं गणित की परिभाषा बताता हूं, गणितज्ञ कौन होता है। हाँ,
तो सारी बातें समझ में आ रही हैं। अब प्यारे बच्चों, जो आपने भी दिया तो मैं इसके लिए एक लाइन बोलूंगा आपको कि क्या होता है, टीचर वह नहीं होता, टीचर वह नहीं होता जो बच्चों की प्यास बुझाता है, टीचर वह नहीं होता जो बच्चों की प्यास बुझाता है, बल्कि टीचर तो वह होता है जो अपने बच्चों को प्यासा बनाता है, जिज्ञासु बनाता है। मेरी बात समझ में आई? अगर आप बोर हो जाएं, हमारा शिक्षण अगर ऐसा है कि हम बच्चे को प्यास बुझा दें तो थक जाएगा बच्चा, बोर हो जाएगा, चला जाएगा। लेकिन अगर मैं बच्चों को प्यासा बना दूं तो और सीखने के लिए उत्साहित रहेगा। प्यासा बनाना है आपको, जिज्ञासु बनाना है। इसीलिए अगर आप अपने बच्चे को जिज्ञासु बनाना चाहते हैं, प्यासा बनाना चाहते हैं, तो ये शिक्षण की जो कला है वो आपको आना चाहिए। अगर शिक्षण की आपको कला नहीं आती, ज्ञान देने की कला नहीं आती, अपनी बात कहने का तरीका नहीं आता, तो सब कुछ व्यर्थ है। इसीलिए मैं सीटेट का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत से अच्छा लगता है कि सीटेट ने अपने सिलेबस में जो ये पेडागोजी रखी है, ये अगर हर एक टीचिंग के एग्जाम में रखी जाए तो मैं बता रहा हूं वही टीचर बनेंगे जो वास्तव में टीचर हैं, जिनको पढ़ाने और सिखाने की कला आती होगी। ये कुछ भी कठिन नहीं है, ये तो आपकी पर्सनालिटी डेवलप कर रही है मैथ्स पेडागोजी। ठीक है, अब बच्चों 3 शब्द हैं पाठ्यक्रम के, इन तीनों शब्द को बच्चों समझ लो, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पूछे गए हैं। अभी जरा मैं थोड़ा सा टाइम इसलिए आपको ज़्यादा ले रहा हूँ आज, ठीक है ना, थोड़ा ही मेरा कंप्लीट भी हो जाएगा और यहाँ पर अभी कोई आया भी नहीं है, शायद तब तक कोई नेक्स्ट फैकल्टी आ जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ आपका। ठीक है ना बच्चों, चलो पाठ्यक्रम में 3 बातें होती हैं, वो देख लो। दिख रहा है महत्वपूर्ण सुसंगत इंपॉर्टेंट, कोहेरेंट एंड एम्बिशियस। बात क्लियर होगी? अब इन तीनों बातों को जरा समझने का प्रयास करिएगा, ये आपके सिलेबस का अभिन्न हिस्सा है और भी यहां तक 3 सवाल पूछे गए हैं, इनको जरा समझने का प्रयास करिएगा बच्चों। महत्वपूर्ण का मतलब क्या है कि बच्चे को ऐसे गणित पढ़ाना है और ऐसे पढ़ाना है जो बच्चे के लिए क्या हो, उपयोगी हो। यानी बच्चे के लिए उपयोगी यानी यूजफुल, बच्चे के लिए उपयोगी गणित पढ़ाना है और ऐसी गणित पढ़ाना है, इसको थोड़ा हटा दीजिएगा, बच्चे के लिए उपयोगी गणित पढ़ाना है जो जरूरी है, जिस स्तर पर बच्चा है उसे वही गणित पढ़ाना है, वही सिखाना है। तो ऐसा ज्ञान जो बच्चे के लिए उपयोगी है, आवश्यक है, मैंडेटरी है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसको हम कहते हैं महत्वपूर्ण। दूसरा पॉइंट देखिएगा ध्यान से, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, सुसंगत। ये सुसंगत यानी जितनी अवधारणाओं से, जितने नियमों से, जितने क्रियाकलापों से बच्चों को सिखाते और समझाते हो, उनका आपसी सुंदर सामंजस्य होना चाहिए, है ना। यानी अवधारणाओं का सुसंगत होना, समझ रहे हैं? यानी सुसंगत मतलब क्या होना, एक अवधारणा को दूसरी अवधारणा से जोड़ते हुए, संगठित करते हुए, संदर्भित करते हुए, श्रेणीबद्ध करते हुए, समझाते हुए चलना है ना। यानी इसलिए जब आपने देखा होगा एनसीईआरटी की जब आप बुक पढ़ते हो तो एक अध्याय जब पूरा होता है, जब नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हो तो कहते हैं कि पूर्व अभ्यास में हमने यहां तक सीखा था। यानी पूर्व ज्ञान को अब जो हम सीखने जा रहे हैं
वर्तमान ज्ञान के जोड़ते हुए चलते हैं, सुसंगत रूप होना चाहिए। अब समझिएगा ध्यान से महत्वाकांक्षी क्या है। अब मेरी बात सुनिएगा, जब बच्चा एक सीक्वेंस में बता रहा हूं बच्चों, जब बच्चा महत्वपूर्ण उपयोगी गणित सीखेगा और उनका क्रम भी सुसंगत होगा तो बच्चा उच्च उद्देश्यों को प्राप्त करेगा, ये आगे वाली क्लासों में भी गणित पढ़ पाएगा और मूर्त यानी अमूर्त अवधारणाओं को समझ सकेगा। यानी वो गणित के प्रति क्या होगा, उसकी जो सोच होगी सकारात्मक होगी और गणित में वो क्या कर पाएगा, गणित में वो अच्छा स्कोर कर पाएगा। यहां पर स्कोर करने का मतलब नंबर लाने से नहीं है, वो गणित की अवधारणाओं को अमूर्त रूप में समझने के लिए योग्य हो पाएगा। और इसीलिए महत्वाकांक्षी का अर्थ होता है उच्च उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार होना, उच्च उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। तो 3 शब्द हैं बच्चों, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, सुसंगत, कोहेरेंट, महत्वाकांक्षी यानी एम्बिशियस। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको बच्चों समझा दे रहा हूं। एक बच्चा है, उसको प्रारंभ से जो आवश्यक गणित है, आवश्यक गणित का ज्ञान है, उसको जो आप कराओगे, उपलब्ध कराओगे, तो उस ज्ञान के साथ साथ जो उसके लिए उपयोगी है, अगर उपयोगी ज्ञान को जिन जिन माध्यमों से हमने चर्चा की, खेल भावना से, एक्टिविटी के माध्यम से, क्रियाकलाप के माध्यम से सिखाओगे और फिर बच्चा उन अवधारणाओं को सुसंगत रूप से उन संबंधों को जोड़ेगा भी, तो बच्चे के अंदर सीखने की लालसा, जिज्ञासा बढ़ेगी। यानी वो सीखने के लिए, जैसे हमने भी बताया था, प्यासा हो जाएगा और यही प्यास उसको गणित की अमूर्त अवधारणा को समझने में सहायक होगी और बच्चा उच्च उद्देश्यों को समझने के लायक बन सकेगा। बात समझ में आ गया? इसीलिए छोटे से लेकर के, है ना भाई, आप ये बताइए, आप सभी महत्वाकांक्षी हैं कि नहीं? आप अपने जीवन में उच्च उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? तो महत्वाकांक्षा मतलब क्या होती है? जब हम जीवन में कुछ बड़ा काम, अपने एक अच्छे उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जिंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, है ना, उसी को महत्वाकांक्षा कहते हैं। तो महत्वाकांक्षा का मतलब क्या? उच्च उद्देश्यों को प्राप्त करना। और महत्वपूर्ण क्या मतलब? उपयोगी, है ना। और सुसंगत मतलब क्या हो गया? सुसंगत अवधारणाओं को जोड़ना। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है भैया, ये सारी बात होगी। एक छोटा सा पॉइंट बचा है, उसको भी क्लियर कर दें। हैं? नहीं, बच्चे फिर परेशान हो जाएंगे, ज्यादा करेंगे, ठीक है ना। क्यों बच्चों, बताइए कैसा लग रहा है? बोर तो नहीं हो रहे हैं? खाना पीना खा लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिए आप लोग, है ना, खाते पीते रहिए। अच्छा लग रहा है? यानी आज आप लोगों ने रिकॉर्ड बना दिया, मतलब क्लास इतनी देर हो गई है और 50-60 लोग जमे हुए हैं। यानी आज आप लोग टीचर तो बन ही गए हैं भाई, हैं? जबरदस्त भाई। तो यानी कि बहुत मजा आया ना। ब्रेकफास्ट हो चुका है, खाना बन रहा होगा, है ना। चलो चाय भी पी रहे हैं, हाँ चाय भी पीते रहो, पढ़ते भी रहो। चलिए आगे, ये पाठ्यक्रम के, चलो ठीक है बच्चों, पाठ्यक्रम के चरण हैं। 4 चरण आपके सामने दिए गए हैं। चारों चरणों को जरा देखो, इन सीक्वेंस को बच्चों याद रखिएगा। इस सीक्वेंस को आपको याद रखना है। सबसे पहला क्या है? उद्देश्यों का निर्धारण करना। देखिए पाठ्यक्रम का जो पहला चरण होता है, उद्देश्य को निर्धारण करना, कि बच्चे को हमें क्या सिखाना है और कैसे सिखाना है। बच्चे को हमें क्या सिखाना है और कैसे सिखाना है, इसको कहते हैं उद्देश्यों का निर्धारण करना।
तो सबसे पहले हम उद्देश्यों का बच्चों निर्धारण करते हैं। बेस्ट क्लास है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बने रहिए ऐसे, ठीक है ना। चलो देखो, उपयुक्त अधिगम सामग्री का चयन। अब मेरी बात सुनिएगा, पहले हो गया उद्देश्य का निर्धारण। उद्देश्य का निर्धारण कहाँ होगा? ये सिलेबस में होगा। तो जो सिलेबस होता है, जैसे फर्स्ट लेसन है, आपको जोड़ पढ़ाना है बच्चों, तो उसमें उद्देश्यों का निर्धारण हुआ। अब आता है उपयुक्त अधिगम सामग्री का चयन करना। अब उसमें उपयुक्त अधिगम मतलब सिखाना, सिखाने की सामग्री का चयन करना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस सामग्री के माध्यम से आप बच्चों को एक अवधारणा, जिस उद्देश्य को आपने आत्मसात किया है, जिस उद्देश्य को सिलेबस में आपने पहले डिफाइन किया है, उस उद्देश्य का चयन और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अधिगम सामग्री का चयन कैसे करोगे, ताकि बच्चा प्रभावपूर्ण तरीके से गणित सीख सके। विकास यादव जी धन्यवाद। आज आप लोग बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट मुझे दे रहे हो, मैं बहुत ही खुशी की अनुभूति कर रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों। कल बेटा संडे था, ठीक है ना, और संडे को थोड़ा सा क्लास हम लोग अभी बंद कर रहे थे, ठीक है ना, तो इसलिए कल क्लास नहीं हो पाई थी, ठीक है ना। उपयुक्त अधिगम अनुभव का चयन। अब मेरी बात सुनिए, ये आपके लिए, टीचर के लिए उपयुक्त अधिगम अनुभव, यानी जो आपने इतने साल पढ़ाया है, सिखाया है टीचर, तो वहां से उसको जो अनुभव मिला है, उस अनुभव में और वृद्धि करके, यानी उस अनुभव को और सुसंगत और रुचिकर बनाकर वो बच्चों को सिखा सकता है। बात समझ में आ गई। चौथी चीज है बच्चों, मूल्यांकन के लिए उचित सामग्री का चयन। यदि जब मूल्यांकन करते हैं तो उसके लिए जो सामग्री होना चाहिए बच्चों, वो उचित होनी चाहिए। जैसे मूल्यांकन बनी बनाई रीतियों पर नहीं होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा बच्चों कि जब आप अपने क्लास लेवल में पढ़ते थे, तो एक सवाल आपका टीचर जिस तरह से बताता था, अगर आपने उसी तरह से अपना सवाल नहीं हल किया, तो कभी कभी कुछ टीचर ये कहते थे इस सवाल आपने सही प्रकार से नहीं हल किया है। यानी अधिकांश जो हमारी मूल्यांकन होती है वो त्रुटिपूर्ण होती है। ज़्यादातर टीचर ये सोचते हैं कि जैसे मैं आपको बेटा बता रहा हूँ उसी प्रकार से आपको सवाल लगाने हैं। शायद इसी को कहते हैं बंद सोच वाली अवधारणा। तो आपको क्या करना है, आपको बच्चे को, सुनिएगा अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आपको। बच्चे को शिक्षा का मतलब क्या है, शिक्षा बच्चे को इस प्रकार से देनी है ताकि बच्चा स्वतंत्र रूप से सोच सके। मेरी बात पॉइंट करेगा, ताकि बच्चा स्वतंत्र रूप से सोच सके, ना कि किसी समस्या को हल करने के लिए किसी टीचर या मैं या आप किसी विशेष व्यक्ति पर वो आश्रित हो। तो कभी भी बच्चों, आज मैंने जो शिक्षण विधि पढ़ाई, मैं आशा करता हूं कि आगे आने वाले समय में मेरा बच्चा इससे अच्छी तरीके से किसी को एक्सप्लेन करे। वो मेरे पे आश्रित ना हो कि सर ने जैसे पढ़ाया था ऐसे ही मैं सीखूंगा। शायद वो मेरे से बेहतर समझ सकता है या मेरे से बेहतर बच्चों को या किसी अन्य को वो समझा सकता है। तो शिक्षा का उद्देश्य यही होता है, शिक्षा का उद्देश्य यही होता है कि बच्चे को क्या बनाना, स्वतंत्रता पूर्वक सोचने के लिए तैयार करना, न कि उसको क्या करना, किसी पर क्या रहना, आश्रित रखना। ये समझिएगा बच्चों, यस नॉट डिपेंडेंट एनीवन, ठीक है ना। ये बात यहां पर हो गई। तो अब यहां पर सारी बातें होगी, एक बार और दिखा दीजिएगा वो चीज। रेणु यादव जी, मेरे टीचर भी यही बोलते हैं। बिल्कुल आपके टीचर बोलते हैं, आपके टीचर बहुत अच्छे हैं, है ना, बिल्कुल। हम और अगर जिस दिन मेरी ये शिक्षा व्यवस्था में ये आ गया
उस दिन आप ये समझिएगा हमारी शिक्षा व्यवस्था ये बहुत ही श्रेष्ठ हो जाएगी। बच्चों मैं आपको बता दूं कि हम जानते हैं कि वर्तमान समय में हमारी शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन इन सारी खामियों को दूर करने में एक टीचर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बच्चों वो कैसे? मैं मान लेता हूं कि आपका पाठ्यक्रम भी सही नहीं है, मैं मान लेता हूं आपके पास पढ़ाने के संसाधन भी सही नहीं है, लेकिन अगर एक टीचर की सोच सकारात्मक है और वो क्या है, वो बहुत ही सकारात्मक सोच से सोच रहा है और उसकी सोच क्या है, महत्वाकांक्षी है, उच्च उद्देश्यों को प्राप्त करने वाली है, तो संसाधनों की कमी की वजह से, ठीक है ना, पाठ्यक्रम की त्रुटियों, ये सारी जो कमियां हैं, ये सारी जो समस्याएं हैं, ये हमारे सामने नहीं आएंगी। इनकी बदौलत भी हम अपने शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। बस ये समझिएगा, जो शिक्षक है उसका जो कर्म है पढ़ाना, वो क्या होना चाहिए, वो उसकी पूजा होनी चाहिए। ये नहीं, वो ड्यूटी नहीं, मतलब ठीक है हम पढ़ाने जा रहे हैं, है ना, ये हमारी सर्विस नहीं, ये एक ऐसी सेवा होनी चाहिए जो पूजा की तरह की जानी चाहिए। इसलिए बच्चों अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो पूरा अपना कंसंट्रेट, एक दुनिया का एक ऐसा प्रोफेशन है जो सबसे ज्यादा मान और सम्मान देता है, और मान और सम्मान की बात तो आप छोड़ दीजिए, एक इंसान के व्यक्तित्व के विकास में सबसे ज्यादा सहायक होता है एक टीचर का गाइडेंस। आज आप जो कुछ हैं वो अपने टीचर की बदौलत से हैं। जिन टीचरों ने आपको मोटिवेट किया, जिन टीचरों ने आपको सिखाया, जिन टीचरों ने आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, उन सारे टीचरों का मैं अभिवादन करता हूं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। बिना टीचर के, बिना गुरु के हम अपने जीवन में, है ना, सफल नहीं हो सकते। इसीलिए अपने टीचर का सदैव सम्मान करो और अपने बच्चे के लिए एक आदर्श टीचर बनने के लिए पूरी ऊर्जा, पूरी ताकत लगा दो भैया, ठीक है। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने आज आपके सामने दो चीजें रखी। पहली चीज क्या है, शिक्षण उद्देश्य, दूसरी चीज में पाठ्यक्रम की हमने बात की। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो आज तो अभी क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना बच्चों। अगर अब देखता हूं मैं भी क्वेश्चंस नहीं है, अगर मैं देखता हूं अगर कोई टीचर अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, तो अगर क्वेश्चंस हो पाएंगे तो मैं करवाऊंगा, वरना आप ये मान लीजिए कि अब मैं क्लास को यहां पर वाइंड अप करना चाहूंगा। सुनीता कुमारी जी क्या बोली, एक डॉक्टर खराब होगा तो सिर्फ 10 लोग की जगह जाएगी, पर अगर एक टीचर खराब हुआ तो पूरा समझ। यस, कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है ना, कि वैसे तो डॉक्टर से की जान ली जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पर अगर तुलना ना करूँ, क्योंकि तुलना बड़ी खतरनाक हो जाएगी यहाँ पे, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ, मैं एक एग्जाम्पल अपने बच्चों को देता हूँ कि अगर मान लो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है और रियल में वो जिस सर्विस के लिए अपॉइंट हुआ है उसको वो सर्विस नहीं आती, तो कहीं ना कहीं शायद गवर्नमेंट का, देश का इतना नुकसान ना हो, लेकिन अगर एक गलत टीचर अपॉइंट हो गया तो समझ लीजिएगा वो कितनी पीढ़ियां उससे प्रभावित हो सकती हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसीलिए आप टीचर बनने जा रहे हैं तो बिल्कुल इसको अपनी पूजा समझ के और अपने आप को तैयार करना है। ये पेडागोजी सिर्फ सीटेट के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको एक सुदृढ़, एक प्रतिभावान, एक प्रभावशाली, एक कलात्मक, रचनात्मक अध्यापक बनाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। और आज आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में, अभी कुलदीप सर आए नहीं हैं और अभी कुछ बता नहीं सकता हूं मैं, है ना, अगर आप 2 मिनट मुझे टाइम देंगे तो मैं डिस्कस करके आपको बता देता हूं क्या है। और शायद आज कुलदीप सर नहीं आएंगे, ठीक है ना, हाँ आज शायद कुलदीप सर नहीं आएंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर अपनी क्लास को वाइंड अप करता हूँ और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्यारे बच्चों कि आज आप सभी लोग हमारे क्लास आए। शायद मैं एक मिनट बच्चों रुकिएगा, मैं कंफर्म कर लेता हूँ बच्चों, एक मिनट रुकिएगा। बच्चों एक इंफॉर्मेशन आपको देनी है बच्चों, आज सीडीपी और संस्कृत की क्लास नहीं होगी, आज इंग्लिश की क्लास होगी, वो शायद 10 बजे क्लास हो आपकी, ठीक है ना बच्चों। तो
हाँ, आज कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्लास वाइंड अप करनी पड़ रही है और क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे तो बिल्कुल संस्कृत की क्लास है, सॉरी इंग्लिश की क्लास है, तो आप उसी को ला लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी हम यहाँ पर वाइंड अप कर रहे हैं। हाँ, जूनियर की जो मैथ है ना उसको भी हम देखेंगे, ठीक है ना विकास यादव जी। जूनियर की जो मैथ है, देखिए पेडागोजी का जो कंसेप्ट है दोनों में एक ही है, और जो न्यूमेरिकल एबिलिटी हम लोग जब पढ़ेंगे, है ना, तो उस चीज़ को हम लोग आपके जूनियर लेवल तक उसको लेकर के जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो पहले से हमारे माइंड में है, उस चीज़ को किया जाएगा। और कोई किसी का कोई सवाल कोई, तो अभी लगभग 10 बजे के आसपास जो है इंग्लिश की क्लास होगी, बाकी और कोई क्लास नहीं होगी। और कुछ जानना चाहते हैं आप लोग, थोड़ा सा बात कर लें आपसे, कुछ जानना चाहते हैं आप? थैंक यू संतराम जी। नहीं विशाल जी अभी नहीं, ठीक है। तो ठीक है, आप सभी लोगों को नमस्कार। अब मैं यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ, ठीक है ना। मिलूंगा फिर आपसे जल्दी ही, ठीक है। ओके बच्चों।